हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए फाइनेंस अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, यानी कि आपके कोर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। देखिए, कोई भी स्पेशलाइजेशन आप करने जाएं, जब तक आप उनके उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के मेन टॉपिक्स को नहीं समझेंगे, उसमें आपको किस तरह की पढ़ाई कराई जाएगी और उस पढ़ाई से आपके अंदर किस तरह की स्किल आएगी, मतलब आपके अंदर किस तरह की नॉलेज आएगी, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं सोच पाएंगे, ये टारगेट नहीं कर पाएंगे कि इस तरह की पढ़ाई को करके मेरे लिए क्या क्या फ्यूचर ऑप्शंस बन सकते हैं, उन ऑप्शंस में मुझे किस तरह की प्रोफाइल मिलेगी और किस तरह की सैलरी मिलेगी। तो अगर आप सब्जेक्ट्स को पहले ही समझ लेते हैं तो अकॉर्डिंगली ही आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि क्या इन सब्जेक्ट्स में मैं बेटर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अगर कर सकता हूं तो किस तरह की प्रोफाइल को मुझे टारगेट करना चाहिए। ये सब चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप कोर सब्जेक्ट्स को जानेंगे, एकदम डिटेल में समझेंगे कि आपको एमबीए फाइनेंस में क्या क्या पढ़ाया जाता है। आज की वीडियो में बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम बात करने वाले हैं कि एमबीए फाइनेंस में आप 2 साल में यानी कि 4 सेमेस्टर में किस तरह की पढ़ाई करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो MBA in Finance में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें पहला टॉपिक आपके सामने आएगा फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें बेसिकली इस टॉपिक में बेसिकली आपको पढ़ाया जाता है कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहां से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, और उनको लेने का, उसको मैनेज करने का क्या क्या प्रोसेस है। तो इसमें बेसिकली आप जानते हैं कि बैंक्स एंड एनबीएफसी का रोल क्या होता है, स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट क्या कैसे फंक्शन करता है, आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी रेगुलेटर्स क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या चीजें इनके अंडर आती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम में फंड्स कैसे फ्लो करते हैं। इस टॉपिक को समझ के आप ये बहुत आसानी से जान जाते हैं। तो इसमें अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, इजी वर्ड्स में बात करें, तो ये सब्जेक्ट बताता है कि पैसा इकोनॉमी में एक जगह से दूसरी जगह कैसे सर्कुलेट होता है, यानी कि मनी का सर्कुलेशन कैसे होता है और उसको रेगुलेट कौन करता है। पैसा कैसे सर्कुलेट होता है और उसको रेगुलेट कौन करता है। और अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक अच्छी कमांड ले लेते हैं तो आपको आगे चल के फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट एंड इक्विटी रिसर्च इंटर्न, जब आप पढ़ेंगे एमबीए को तो आपको ये टॉपिक्स भी आपको क्लियर करे जाएंगे एमबीए फाइनेंस में कि फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट और इक्विटी रिसर्च इंटर्न जैसे प्रोफाइल्स आपको मिल सकती हैं अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक अच्छा कमांड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड डेरिवेटिव्स। ये क्या होते हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। रिस्क के टाइप्स क्या होते हैं, क्रेडिट रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, ये चीजें आपको क्लियर करी जाएंगी। फ्यूचर ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट्स में जाते हैं, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं या आप क्लोजली वॉच करते हैं तो आपके सामने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का बहुत बारी नाम आया होगा। हेजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, रिस्क कंट्रोल एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं, ये चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। डेरिवेटिव्स का यूज ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में किस तरह से होता है, ये चीजें आप बहुत ही क्लोजली समझते हैं। और इसके बाद आप रिस्क एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब चीजें आपको बताई जाती हैं कि फाइनेंशियल जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास किस किस तरह के रिस्क को आपको एनालाइज करना आना चाहिए, ये चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और इस पर्टिकुलर टॉपिक को जब आप सब्जेक्ट को पूरी अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको रिस्क एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल आसानी से मिल सकती है। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनेशनल फाइनेंस और फॉरेक्स मार्केट। तो इसमें आपको पढ़ाया जाता है डॉलर, यूरो, येन की ट्रेडिंग कैसे होती है, उसके साथ साथ ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस क्या कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पेमेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट
हैंडल करना है, एक्सचेंज रेट और रिस्क हेजिंग क्या होती है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, एफडीआई कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे एफडीआई ले सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, आईएमएफ क्या रोल प्ले करता है, वर्ल्ड बैंक क्या रोल प्ले करता है, ये सब टॉपिक्स आपको सीखने पड़ेंगे और आपको सही तरह से इनके रोल को भी समझना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक पे कमांड कर लेते हैं, जो कि बहुत डिटेल्ड में आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें सिर्फ मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन से जो मेन चीजें हैं वो हाईलाइट कर दी हैं, तो आप फॉरेक्स और एनालिस्ट या फिर ट्रेजरी एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल के लिए ट्राई कर सकते हैं और आपको ये प्रोफाइल्स आसानी से मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। इसके अंदर जो चीजें आपको सिखाई जाती हैं उसमें एक्सेल में फाइनेंशियल मॉडल्स को कैसे बनाया जाता है, रेवेन्यू कैसे क्रिएट किया जाता है, एक्सपेंसेस प्रॉफिट फोरकास्ट को, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट के फोरकास्ट को कैसे किया जाता है, कंपनी वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है, कंपैरेबल एनालिसिस क्या होती है, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगी। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का क्या वैल्यूएशंस होता है, मर्जर्स और एक्विजिशन सब करते हैं, यानी कि अगर आप एक कंपनी आप खुद हैं और दूसरी कंपनी को आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसके साथ मर्जर करना चाहते हैं तो कैसे आप करेंगे, एक्वायर कैसे कर सकते हैं, मर्ज कैसे कर सकते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। तो ये सब चीजें स्टार्टअप्स और आईपीओ की वैल्यूएशन कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीजें भी आपको सिखाई जाती हैं। और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट एज ए की प्रोफाइल को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ मोनोपोली क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के बारे में आप अक्सर सुनते रहते होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ गया, घट गया, जीडीपी को कैसे हम लोग समझते हैं, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज क्या होती है, जैसे ही मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज आती हैं तो मार्केट बहुत ही कई बार ऊपर चला जाता है, कई बार नीचे चला जाता है, तो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है और उसका मार्केट पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इकोनॉमिक्स इंडिकेटर कौन से होते हैं, रेपो रेट कैसे निकालते हैं, सीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये सब चीजें आप जब मास्टर करेंगे तभी आप फाइनेंस में एक सही तरह से चीजों को समझ पाएंगे। तो बेटर रहेगा कि इनके बारे में आप सही तरह से अपना जो एक बेसिक्स है उनको सबसे पहले ही क्लियर करके चलें। अगर आप एमबीए फाइनेंस कर रहे हैं तो इनके बेसिक्स को पहले साथ साथ क्लियर करते चलें, और अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं तो इनको पहले से ही पढ़ ले ताकि जब इनके बारे में बात हो तो आपको एक बेसिक आइडिया हो। इसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप सही तरह से कमांड कर लेते हैं तो आप बिजनेस रिसर्च एनालिस्ट या फिर इकोनॉमिक एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल्स के लिए आसानी से ट्राई कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। प्रोबेबिलिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी को कैसे मेजर करना है, रिस्क तो है भैया लेकिन उसको मेजर कैसे करना है, कितना रिस्क है, उस पर हमें प्ले करना चाहिए कि नहीं, टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होती है, उसके साथ साथ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन क्या होता है, स्टॉक प्राइस और फाइनेंशियल डेटा के रिलेशनशिप को कैसे समझते हैं, फाइनेंशियल डेटा और स्टॉक प्राइस के चीजों को कैसे समझते हैं। तो ये सब चीजें आपको आपके एमबीए इन फाइनेंस में पढ़ाई जाती हैं और आपको सही तरह से आनी भी चाहिए। इनका प्रैक्टिकल यूज जरूर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि भैया ये क्या होता है, लेकिन मार्केट में एज ए कंपनी उसका इंपैक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, ये चीजें आपको जरूर समझनी पड़ेंगी। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें बैंकिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, लोन्स, क्रेडिट अप्रेजल क्या होता है, रिस्क बेस्ड लेंडिंग क्या होती है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस के बेसिक्स क्या होते हैं, लाइफ, हेल्थ, जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज क्या होती हैं, रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, ये सब चीजें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होते हैं, IRDAI और BASCL नॉर्म्स का क्या रोल है, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सेविंग क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंश्योरेंस लिंक प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के सब्जेक्ट में अपनी कमांड कर लेते हैं तो आप क्रेडिट एनालिस्ट या फिर इंश्योरेंस एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल के लिए बहुत आसानी से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ की। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं,
इनकम टैक्स और जीएसटी के बेसिक्स क्या है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या होती है, कंपनी का टैक्स बर्डन कैसे कम कर सकते हैं, आपकी कंपनी के पास अगर बहुत ज्यादा उसका टैक्स जा रहा है तो उसको टैक्स को कैसे कम करना है, कैसे मैनेज करना है, कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में कौन कौन सी चीजें इंवॉल्व होती हैं, टैक्स और लॉ के हिसाब से बिजनेस स्ट्रैटेजीज को कैसे बनाएं, लॉ भी ना तोड़े और टैक्स भी ज्यादा ना जाए, इसको कैसे मैनेज करें। और ये तभी मैनेज होगा जब आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होगी, आपकी बेसिक्स क्लियर होंगे। तो इसमें आप टैक्स एसोसिएट्स या फिर कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव जैसी प्रोफाइल के लिए इस तरह के सब्जेक्ट्स पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप आसानी से ट्राई कर सकते हैं। फिनटेक और डिजिटल फाइनेंस, ये कुछ कॉलेजेस में, कुछ सिलेबस में आपको ऑप्शनल मिलेगा, कुछ में इंक्लूड होता है। इसमें बेसिकली आपको डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई, वॉलेट्स, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, बिटकॉइन क्या है, एआई एंड बिग डेटा इन फाइनेंस, कैसे एआई और बिग डेटा फाइनेंस में कैसे हेल्प करता है, फ्रॉड कैसे डिटेक्शन करना है, क्रेडिट स्कोरिंग क्या होती है, उसके साथ साथ डिजिटल लेंडिंग क्या होती है, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप इन सब चीजों के बारे में पहले से ही अपने बेसिक्स को क्लियर करके चलेंगे। इसके बाद अगर आप इस टॉपिक पे अच्छा कमांड कर लेते हैं तो फिनटेक एनालिस्ट या फिर डिजिटल बैंकिंग एसोसिएट आसानी से टैप कर सकते हैं। देखिए, ये चीजें आपको समझनी है कि ये बेसिक्स हैं। इन बेसिक्स को अगर आप पहले से पढ़ के जाएंगे, एमबीए में सबसे गड़बड़ कई सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर वो एमबीए करेंगे तो उनको बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे। नहीं, एमबीए कोर्स में आपको कोई बेसिक्स क्लियर नहीं करता है, ये मास्टर्स का प्रोग्राम है। बेसिक्स आपके ग्रेजुएशन के लेवल पे क्लियर किए जाते हैं जब आप बैचलर डिग्री कर रहे होते हैं। ये मास्टर डिग्री है, यहां पर आपको वो स्किल्स सिखाई जाती हैं जिससे आपका सब्जेक्ट पे कमांड हो जाए। और आपके तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो फिर आप उस सब्जेक्ट पे कमांड कैसे करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिलेबस को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप समझें और समझने के साथ साथ उनके बेसिक्स को पहले से ही पढ़ के चलें, ताकि जब आप कॉलेज में जाएं या फिर जब आपका लेक्चर हो तो बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप एडवांस लेवल पे जा सकते हो। ये पढ़ाई एकेडमिक पढ़ाई नहीं है, इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स फाइनेंस करने के बाद स्ट्रगल करते हैं। उसका रीजन यही है कि वो सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, कॉपी में लिख दिया, नंबर अच्छे आ गए, जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको उस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ही नहीं आता है, आपने ये सीखा ही नहीं है। आप तो 2 साल अपने बेसिक्स ही समझने में निकाल दिए, आपने बेसिक्स को सीखने में ही 2 साल निकाल दिए। भैया 2 साल आपके 4 सेमेस्टर ऐसे 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 निकल जाएंगे। आपको बेटर तभी रहेगा, आपको फायदा एमबीए फाइनेंस का तभी होगा जब आप सही तरह से अपने बेसिक्स को पहले से ही समझ के चले, एडवांस में पढ़ते चले। अगर नहीं एमबीए ज्वाइन किया है तो अभी इन सभी टॉपिक्स को आप आसानी से समझें, और अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो इनको एडवांस लेवल पे सीखते, बेसिक को सीख के पढ़ने के बाद अपनी क्लास में जाएं, तब आप उन पे मास्टरी कर पाएंगे। वरना एमबीए करने का, एमबीए फाइनेंस करने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने एमबीए फाइनेंस तो किया बट मुझे पता ही नहीं है, मुझे जॉब ही नहीं मिली, मुझे पता ही नहीं है जॉब क्या मिली। भैया जब आप एक एक टॉपिक पे अपना कमांड करेंगे, आप फिनटेक पे कमांड करेंगे, आप टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ में एकदम मास्टर हैं, आपसे बेटर कोई नहीं है टैक्सेशन और कॉर्पोरेट लॉ में। देखो आपको कैसे जॉब मिलेगी, इस प्रोफाइल में मिलेगी। आप टैक्स एसोसिएट या फिर कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव के लिए ट्राई कर सकते हैं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के कंसेप्ट एकदम थॉरो है, आपको पता है कहां पे कौन सी चीज कैसे इंप्लीमेंट करनी है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी बहुत अच्छी होल्ड है तो आगे जाके आपको इस फील्ड में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। आपको अपना एक फेवरेट एरिया, एक फेवरेट टॉपिक पकड़ के चलना पड़ेगा और उस पे अपनी एक्सपर्टाइज डेवलप करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब मिल जाए, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, अगर आप इसकी टेक्निक्स को, इसकी स्किल को उस पे अपने आप को बेस्ट कर लेते हैं तो आप फंडामेंटली, एकेडमिकली और प्रैक्टिकली अगर इन तीनों चीजों में वन ऑफ द बेस्ट अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं
तो आपको ये भी इस तरह की भी प्रोफाइल मिल सकती है। तो प्रोफाइल की कोई कमी नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में आप बहुत अच्छे हो जाते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो इस तरह की प्रोफाइल के लिए आप आई कर सकते हैं। तो प्रोफाइल्स की कमी नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट कंपनी इज लुकिंग ए स्किल इन यू। प्लेसमेंट आपका होगा अगर आपके अंदर वो स्किल है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको पता है कौन सी चीज कैसे कब कहां पे मुझे इंप्लीमेंट करनी है, तो भैया ये प्रोफेशनल स्किल्स है, आपको जॉब की कमी नहीं रहेगी। बट अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपनी स्किल को इस तरह से मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें कि आप प्रैक्टिकल बेसिक्स आपके क्लियर हो और उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको भी आप समझें, और उसके साथ साथ जो बाकी की सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको एकदम स्ट्रॉन्ग करें, आपको जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको एमबीए कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है इसके बारे में सही जानकारी जरूर मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।